हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी तबीयत पहले से थोड़ी बेटर है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। तो अजीब दास्तां में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष श्रुति के हाथों पे ऑइंटमेंट लगाते हैं और आके अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं। आई मीन सोफे पे। सोफ़ा ही आजकल उनका बेड बन चुका था। वो सोफे पे आके लेट जाते हैं और समिता से मैसेजेस में बातें करने लगते हैं। काफ़ी टाइम तक बातें करते करते मेडिसिन की वजह से उन्हें नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। मॉर्निंग में जब उनकी श्रुति की आँख खुलती है तो देखती हैं कि अक्ष वहीं सोफे पे लेटे हैं और ठंड के मारे उनका बुरा हाल है, क्योंकि ब्लैंकेट रूम में एक ही होता है जो कि श्रुति ओढ़ लेती है, जिसकी वजह से अक्ष ऐसे ही अपनी जैकेट वगैरह कुछ भी ओढ़ के सो जाते थे। वो जैकेट बिल्कुल हटी हुई थी और अक्ष को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। श्रुति वहाँ से उठती है फटाफट और ब्लैंकेट लाके अक्ष के ऊपर डालती है और वहीं बैठ के वो अक्ष को काफ़ी देर तक देखती रहती हैं। मोहब्बत भी कितनी अजीब होती है ना, चाहे इंसान उनसे कितनी नफरत कर ले, दिल से मोहब्बत उसके लिए जाती ही नहीं है। और किसी किसी को वफा रास आती नहीं है, जैसे शायद इस समय अक्ष का हाल है। खैर, वो वहाँ से उठने लगती हैं, तभी घड़ी की तरफ देखती हैं तो सुबह के 5 बज रहे होते हैं। तो उन्हें लगता है कि अक्ष को बेड पे भेज देना चाहिए, क्योंकि रूम का डोर कभी भी आके कोई नॉक कर सकता है। उठने का टाइम हो चुका है या मैं बाहर जाऊंगी तो कोई रूम में आ सकता है। तो इसलिए वो अक्ष को उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अक्ष दवाइयों की वजह से काफ़ी नींद में होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा नींद में होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान भी होते हैं। उन दवाइयों की वजह से वो अक्सर परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी टाइमली आँख नहीं खुलती थी। उनका जिम, उनकी एक्सरसाइज, उनकी जॉगिंग, सब कुछ इसकी वजह से मिस हो जाता था। तो श्रुति उन्हें बहुत देर तक उठाते हैं तो अक्ष बोलते हैं हाँ बोलो। तो कहते हैं आप बेड पे चले जाओ। तो कहते हैं नहीं, मेरे को सोने दो प्लीज़। श्रुति कहती है प्लीज़ बेड पे चले जाइए, नहीं तो कोई ना कोई रूम में आ जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, तो प्लीज़ बेड पे चले जाइए। तो वो नहीं उठते तो श्रुति उन्हें बहुत मुश्किल से वहाँ से उठाती हैं और लाके बेड पे लिटा देती हैं। उनके ऊपर ब्लैंकेट डालती हैं और जाके डोर ओपन कर देती हैं और खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती हैं। जब वो वॉशरूम से बाहर निकलती हैं तो एक नया सरप्राइज उनका इंतज़ार कर रहा होता है। वॉशरूम से बाहर निकलते ही वो देखती हैं कि उनकी गन अक्ष के ऊपर झुकी हुई होती हैं और अक्ष की नेक पे और नेक से हल्का सा नीचे उन्हें किस कर रही होती है। ये देखते ही श्रुति का दिमाग एकदम खराब हो जाता है। वो वहाँ जोर से चिल्लाती कहती क्या कर रही हो आप ये। उनकी कज़न एकदम से हड़बड़ा जाती हैं और उठ के खड़ी होती है और कहती हैं कुछ नहीं, वो कुछ लगा हुआ था, बस वही चेक कर रही थी। श्रुति कहती है आप अपनी लिमिट में रहिए, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर ये लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की ना तो
मुझसे बुरा तो आपके लिए अब कोई नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। आज ये मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। इसके बाद मैंने ऐसी कोई भी हरकत देखी या सुनी, आपको इल्म भी नहीं है कि मैं आपके साथ क्या कर जाऊंगी। ये याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ये मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, और इस वार्निंग को वार्निंग के तौर पे लीजिए, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और यहाँ मौजूद हर इंसान के लिए अच्छा होगा। समझ में आया आपको? नाउ गेट आउट। उनकी कज़न श्रुति को इतने गुस्से में देख के काफ़ी डरी हुई होती हैं, और उन्हें ये होता है कि श्रुति की बात वैसे भी अक्ष की मॉम मानती ही थी, उनकी हर बात पे वो बिलीव करती थी। तो श्रुति काफ़ी डरी हुई मतलब उनके कज़न काफ़ी डरी हुई होती हैं कि कहीं ये उनसे कुछ कह ना दें। काफ़ी डरी हुई होती हैं और श्रुति बहुत गुस्से में होती है उस टाइम पे, और वो चुपचाप वहाँ से उनका हाथ पकड़ती है और रूम से बाहर ले जाती है। उनका मूड बहुत ख़राब होता है, उनका मन कर रहा होता है कि वो जाके अभी मॉम से सब कुछ कह दें, लेकिन वो शांत हो जाती हैं, बहुत कुछ सोच के समझ के, बहुत सारी चीज़ों पे गौर करके बहुत शांत रहती हैं और अपने आप को बहुत काम रखने की कोशिश करती हैं और अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाती हैं। इधर अक्ष सो रहे होते हैं और अक्ष की मॉम कॉफ़ी लेके आती है उनके लिए रूम में और उनको जगाती हैं। तो अक्ष उठ के बैठते हैं, कहते हैं मॉम आप कॉफ़ी लेके क्यों उठा देती, मैं नीचे ही आके पी लेती ना, इतना परेशान मत हुआ करिए। तो उनकी मॉम बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुमसे बात करने आई थी। तो अक्ष बोलते हैं जी मॉम बोलिए। तो उनकी मॉम उनसे कुछ बातें करती हैं, कुछ घर से रिलेटेड। तो अक्ष उनसे कहती हैं कि ठीक है मॉम, जैसा आप कह रही हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, मैं अभी जाके देख लूँगी इन चीज़ों को। तो उनकी मॉम बोलती हैं ठीक है, अब तुम फटाफट रेडी हो जाओ और नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। तो अक्ष बोलता है कि ठीक है मॉम। फिर उनकी मॉम कहती है आजकल तुम कहीं जा नहीं रही हो, अपनी एक्सरसाइज जिम जॉगिंग कुछ भी नहीं, क्या चल क्या रहा है? अक्ष बोलता है कि नहीं मॉम, वो एक्चुअली आपको तो पता ही है मेडिसिन, उसकी वजह से आँखें नहीं खुलती, कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी अब उठने की। तो उनकी मॉम कहते हैं ठीक है, जल्दी से फ्रेश आ जाओ तुम। अक्ष उठते हैं और वॉशरूम जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और आके जब वो ब्रश कर रहे होते हैं तो उनकी नज़र मिरर के ऊपर जाती है और अपने नेक के पास जाती है जहाँ लिपस्टिक लगी हुई होती है। वो ये देखते ही उनका पारा बिल्कुल हाई हो जाता है और वो फटाफट अपने आप को फ्रेश करते हैं और वहाँ से निकलते हैं श्रुति से मिलने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए। तभी कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो श्रुति का लक भी कुछ ऐसा ही होता है। अक्ष जितने गुस्से में निकल रहे होते हैं वॉशरूम से श्रुति के पास जाने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए, बिना कुछ जाने सोचे समझे। उससे तो लगता है कि आज श्रुति का घर में लास्ट दिन ही है, लेकिन तभी समिता का कॉल आता है। समिता का कॉल अक्ष फटाफट उठाते हैं। एक नॉर्मल
की तरह गुड मॉर्निंग विशेस होती हैं, लेकिन उनका मूड बहुत ऑफ होता है और समिता इस चीज़ को समझ जाती हैं और कहती हैं क्या हुआ है आपको। पहले तो अक्ष मना करते रहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, टेंशन मत लीजिए, लेकिन बहुत कहने के बाद और कसम देने के बाद अक्ष उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे है और आज आप मुझे नहीं रोकोगी श्रुति को कुछ भी कहने से। समिता कहती है पहले मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती श्रुति ऐसा कुछ करेगी। श्रुति ने पहले ही वादा किया है कि बिना आपकी मर्जी के वो आपको छुएगी भी नहीं, तो वो ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, आप जाके पहले उनसे बात कीजिए, पूछिए, जाते ही फायर मत हो जाइएगा, पहले उनसे पूछ लीजिए कि बात क्या है। अक्ष कहती है मेरे बस की नहीं उनसे कुछ भी पूछना, और उससे जाके मैं बात करूं पूछूं, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। आज या तो वो इस घर में रहेगी या मैं, और तुम मानो ना मानो, क्योंकि तुम्हारे तो उसकी गलती कभी दिखाई नहीं देती ना, तुम्हें तो सारी गलती सारा फॉल्ट मुझे मेरा दिखाई देता है। तो तुम मुझे बताओ इस रूम में श्रुति और मेरे अलावा कौन होता है? कौन? कोई नहीं ना। मेरे नेक पे ये लिपस्टिक का निशान मेरी मम्मी तो देंगे नहीं, तो उसके अलावा और कौन है जो ये काम करेगा? मुझे ये बताइए। मैं उससे बात नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ, अभी आर का आर और पार का पार होगा। समिता उन्हें रोकती है और कहती है कि रुको, मेरी बात सुनो, पहले जाके एक बार बात तो करो। तो अक्षय एकदम जल्ला जाते हैं और कहते हैं ठीक है, बात करनी है ना आप जाके करो, मुझे नहीं करनी बात, मुझसे बात नहीं होती उससे, मेरे सामने आएगी मेरा पारा हाई हो जाएगा, जाके खुद करो बात, खुद देखो, खुद पूछो, मुझे कोई मतलब नहीं है, और जो भी हो मुझे आके बता दीजिएगा बस। समिता कहती है ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, और वो श्रुति से कांटेक्ट करती हैं, थोड़ी सी उनका हाल चाल पूछती हैं, नाश्ते वगैरह के बारे में। उसके बाद उनसे कहती हैं कि श्रुति एक बात पूछूं? श्रुति कहती है हाँ बेझिझक। तो समिता बहुत हिम्मत करके उनसे पूछती हैं और कहती हैं कि वो वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ज़रूरी है इसलिए पूछ रही हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो कहती नहीं नहीं, बुरा मानने की क्या बात है इसमें, आप पूछिए। तो समिता बहुत हिम्मत करके उनसे कहती है कि वो अक्ष के नेक पे लिपस्टिक के मार्क्स थे, वो तुम दोनों के बीच में, आई नो ऐसा तुम नहीं करोगी, बट शायद कोई इशू हुआ हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से आपको ऐसा करना पड़ा हो। तो श्रुति हंसती और कहती है वो मैंने नहीं किया है। तो समिता बोलती पता था मुझे, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो, बहुत अच्छे से पता था, बहुत अच्छे से। किसने किया है? कहती है उनकी कज़न ने। जब मैं सुबह वॉशरूम से निकली थी तो इस तरह की पोजीशन में वो थी। श्रुति सारी बात समिता को एक्सप्लेन कर देती है। समिता को अपने ऊपर एक प्राउड फील होता है कि उन्होंने इस शादी के लिए अक्ष को हाँ बोल के कोई गलती नहीं की थी। श्रुति से बेटर पार्टनर अक्ष को कोई मिल ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। और वो एक बार भगवान को फिर से शुक्रिया अदा करती हैं और अक्ष को कॉल करती हैं। अक्ष कहते हैं कि हाँ बताओ कौन सा जादू चलाया उसने। समिता कहती है पहले तो जुबान को संभाल के बात किया करो, जब तक
तक सारी बातें पता ना रहा करें ना, रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तुम्हारी तो आदत है बात बात पे रिएक्ट करने की, जिससे कि तुम बाज नहीं आ सकते। सही है, सही है। तो अक्ष कहते हैं अब आप मुझे बताओगी या सिर्फ सुनाती रहोगी? तो समिता उन्हें सारी बात बताती है। तो अक्ष कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ वो मुझे पसंद करती हैं, मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, मुझे बहुत अच्छे से पता है। इस तरह की हरकत तो वो नहीं कर सकती। समिता उन्हें कहती है कि अगर आप उन्हें इतने अच्छे से जानती हो तो उतने ही अच्छे से मैं श्रुति को जानती हूँ। श्रुति भी इस तरह की हरकत नहीं करेगी। समिता का ये विश्वास देख के अक्ष एकदम खामोश हो जाता है और उनके पास कोई चारा नहीं रह जाता सिवाय समिता की बात पे भरोसा करने के। उन्हें समिता के भरोसे पे भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि वो दुनिया की हर चीज को नकार सकते थे, लेकिन समिता की बातों पे कभी शक नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता थी, कुछ भी हो जाए ना तो समिता मुझसे कभी झूठ बोलेंगी, ना कोई बात छुपाएंगी। और उन्हें ये भी पता था कि श्रुति चाहे जैसी हो, श्रुति मुझसे ज़्यादा समिता की रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि समिता इज द रीज़न कि आज वो मेरे साथ है, वो मेरी ज़िंदगी में है, इस घर में है। तो श्रुति सदा से भी झूठ नहीं बोलेगी। तो अक्ष के पास कोई और विकल्प शेष नहीं रह जाता सिवाय समिता के ऊपर विश्वास करने के, और वो खुद के बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को काम रखते हैं। और समिता से कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो हो सकता है ऐसा हो, बट मुझे नहीं लगता ये कि ऐसा होगा। समिता कहती है अभी भी? तो शांत हो जाता है। समिता कहती है जाके ब्रेकफास्ट करो, मेडिसिन लो, और फालतू की दादागिरी नहीं, तमीज़ से पेश आना, बहुत ज़्यादा तमीज़ से। और मैं आपको कह रही हूँ कि अपनी कज़न से जितनी दूरी बना के रख सको उतनी दूरी रखो, तुम्हारे लिए भी वही ठीक होगा और बाकी सबके लिए भी। तीसरी बात, श्रुति ने पहले ही कहा था वो सब बर्दाश्त करती है, लेकिन किसी और की नज़र आप पे नहीं। तो अगर इसके बाद ऐसा कुछ हुआ और श्रुति का कोई रिएक्शन आया तो उसमें गलती श्रुति की नहीं होगी, ये याद रखिएगा। तो अगर आप रोक सकते हो तो इन चीज़ों को रोक लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोक लो, नहीं तो चीज़ें बहुत बिगड़ सकती हैं। और इस तरह वो उनको समझा के रोकती हैं। अक्ष भी थोड़ा एक गैप बना लेते हैं श्रुति के साथ, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते हैं, दिन गुजरने लगते हैं, वक्त लम्हा कटने लगता है। कज़न और श्रुति के बीच वो फाइट स्टार्ट ही रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तभी अक्ष और श्रुति के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। अक्ष की जो मॉम होती है वो श्रुति को पूरा सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में। श्रुति भी उनके हिसाब से चल रही होती है, मतलब लिटरली उनकी मॉम ने श्रुति को वैसे ही रखा होता है जैसे एक घर की बहू होती है, और अक्ष को वो वैसे ट्रीट करती है जैसे घर का बेटा। इस चीज़ से अक्ष काफ़ी चिढ़ने लगते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि श्रुति उनकी मम्मी को या उनके रिश्तों को उनसे दूर कर रही है, जो उनके चिढ़ का कारण बनने लगता है। तभी वो एक लड़की को कॉल करते
देते हैं रैंडमली। और श्रुति रूम में आती है किसी काम से, तो श्रुति का हाथ पकड़ के श्रुति को वहाँ ज़बरदस्ती बैठा लेते हैं और उसके सामने उस लड़की से फ्लर्ट करने लगते हैं। श्रुति से ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो अपना फ़ोन उठाती है और सुमिता को मैसेज करती है कि अक्षय इस तरह की हरकत कर रहा है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे उनकी इस हरकत से, प्लीज़ इन्हें रोक लो प्लीज़। समिता तुरंत उनको मैसेज करती है, लेकिन फ़ोन वेटिंग पे होता है तो वो मैसेज सीन नहीं करते। समिता बार बार उन्हें कॉल करती है, बार बार। तब जाके अक्ष कॉल कट करते हैं और समिता का कॉल उठाते हैं और कहते हैं हाँ बोलो। समिता उन्हें बहुत बुरी तरह डांटती है। तो अक्ष को एक बार फिर लगने लगता है कि श्रुति अक्ष को समिता से दूर कर देगी और उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगती हैं। उन्हें श्रुति पे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो देखते हैं आगे स्टोरी क्या मोड़ लेगी। अक्ष का गुस्सा श्रुति के ऊपर कौन सा कहर ढाएगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।